प्रश्न 6। अपराध के विभिन्न सिद्धांतों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन इन ब्रीफ वेरियस थियरीज ऑफ क्राइम। उत्तर, अपराध एक समाज विरोधी कार्य है। मनुष्य समाज में रहकर ही अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करता है। बिना समाज के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण और अनुशासनयुक्त दृष्टिकोण रखे उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाई होती है। इस तथ्य को जानते हुए भी मनुष्य क्यों ऐसे कार्य करता है जिन्हें समाज अनुचित समझता है और जिनके लिए वह व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का दंड देता है। प्रारंभ से ही विद्वानों ने मनुष्य के अनुचित या समाज विरोधी कार्यों के पीछे क्रियाशील प्रेरक शक्तियों को समझने का प्रयत्न किया है। अपनी आदिम या आध्यात्मिक अवस्था में प्रत्येक समाज में धर्म और अधर्म या पुण्य और पाप अथवा देवी और असुरी शक्ति के आधार पर व्यक्ति के अच्छे या बुरे कार्यों, उचित अनुचित व्यवहार का विवेचन किया जाता रहा है। असुर शक्ति डेविल के प्रभाव से व्यक्ति उचित अनुचित का विचार त्याग कर समाज की मान्यताओं के विपरीत आचरण करता है। केवल एक शताब्दी पूर्व भी अमेरिका जैसे तथाकथित प्रगतिशील देश में अपराधी व्यवहार की व्याख्या इसी आधार पर की जाती रही है। सन 1862 में उत्तरी कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना के उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया, उचित को जानते हुए भी अनुचित का अनुसरण करना बुरी शक्ति की प्रेरणा से उत्पन्न प्रतिकूल इच्छा का परिणाम है। स्पष्ट है कि प्राचीन काल में मानवीय क्रियाओं को पारलौकिक आधार पर समझने की चेष्टा की जाती थी और आंतरिक प्रेरणाएं, मोटिव्स, इरादों अथवा बाह्य परिस्थितियों की उपेक्षा की जाती थी। समझ रहे हो? अपराध का कारण भी इस दृष्टिकोण से समझने का प्रयत्न किया जाता था। यही कारण है कि अपराधी व्यवहार के लिए एक पक्षीय आधार पर दंड दिया जाता था। दंड प्रायः अत्यंत कठोर, यहां तक कि अमानुषिक भी होता था। किंतु आधुनिक समाज में अपराध के कारणों को विभिन्न आधारों पर समझने की कोशिश की गई है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अनुभव और खोज के उपरांत अपराध के मुख्य कारणों की व्याख्या की है। अपराध के विभिन्न सिद्धांत, वेरियस थियरीज ऑफ क्राइम। अपराध शास्त्र के सिद्धांत वास्तव में एक विचार व्यवस्था के रूप में विकसित हुए हैं। यह विचार व्यवस्था, सिस्टम ऑफ थॉट्स, एक प्रकार से अपराध के कारणत्व, कॉजेशन ऑफ क्राइम, तथा अपराध के नियंत्रण की नीतियों का एकीकरण है। इस एकीकरण में अपराध के कारणों की व्याख्या करने वाले विभिन्न सिद्धांतों का मिश्रण हो जाता है और उनका सापेक्ष अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि इन सब सिद्धांतों में पारस्परिक संबंध विद्यमान है। संक्षेप में अपराध के कारणत्व के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना आगे की गई है। अरे टेंशन नहीं लेने का अपन। 1. प्रेतशास्त्रीय सिद्धांत, डेमोनोलॉजिकल थ्योरी। यह सिद्धांत अपराध शास्त्र के इतिहास में सर्वप्रथम सिद्धांत कहा जा सकता है। इसके अनुसार अपराधी स्वयं अपराध नहीं करते, बल्कि प्रेतात्माओं के वशीभूत होकर करते हैं। यह सिद्धांत आदिकालीन, पूर्व तथा मध्यकालीन समाजों में बहुत मान्य था। दूसरे शब्दों में इसकी मान्यता की सीमा अपनी चरमावस्था में थी। इसके प्रतिपादकों के अनुसार अगर उस व्यक्ति के अंदर से प्रेतात्माओं को निकाल दिया जाए तो अपराध समाप्त हो जाएंगे, और प्रेतात्माओं को निकालना केवल तभी संभव हो सकता है जब व्यक्ति विशेष समाज से ही निकाल दिया जाए, अर्थात उसकी हत्या कर दी जाए। अपराधी का समाज में रहना संपूर्ण समाज के लिए खतरा माना जाता था। इसका उत्कृष्ट उदाहरण है मैसाचुसेट्स में चुड़ैलों को मृत्युदंड दिया जाता था। इसके अनुसार जब स्त्रियां भी प्रेतों के अधीन हो जाती थी तो उसका उपचार केवल मृत्युदंड था। 2. कानूनी सिद्धांत, जस्टिस थियरी। अपराध का कानूनी सिद्धांत राज्य की सार्वभौमिकता तथा कानून एवं न्याय व्यवस्था का उल्लंघन माना जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन प्रेतशास्त्रीय सिद्धांत के बाद जब सभ्यता का विकास हुआ तब हुआ, परंतु अब भी धार्मिक तत्व अपराध की व्याख्या में निहित थे, क्योंकि मध्यकाल में राजा ईश्वरीय शक्ति का प्रतिनिधि माना जाता था। इस कारण उसका उल्लंघन अपराध था। इसके प्रतिपादकों के मतानुसार जो कार्य कानून द्वारा वर्जित है केवल यही अपराध है, और जो कार्य कानून द्वारा निषिद्ध नहीं है वह अपराध नहीं है, चाहे वह असामाजिक भले ही हो। बात तो सही है। 3. सामाजिक सिद्धांत, सोशल थियरी। इस सिद्धांत में सामाजिक मनोवृत्तियां, सोशल एटीट्यूड्स, व्यक्तियों के कार्य, सामाजिक स्थिति के प्रभाव, सामूहिक जीवन के प्रभाव तथा अन्य प्रकार की सामाजिक परिस्थितियों एवं संबंधों पर अत्यधिक बल दिया जाता है। सांस्कृतिक अध्ययन के अंतर्गत भी इन्हीं विभिन्न संस्थाओं के प्रभाव पर तथा विभिन्न संस्कृतियों में संघर्ष पर बल दिया जाता है। अपराध को एक प्रक्रिया के रूप में लिया जाता है तथा मनुष्य के अपराधी आचरण के विषय में बातें एक रखी जा सकती हैं। अपराधी आचरण सीख जाता है। अंतःक्रिया अन्य व्यक्तियों के साथ होती है, इसके कारण भी अपराधी व्यवहार हो सकता है। जब अपराधी व्यवहार सीख लेता है तो उसमें दो मुख्य बातें पाई जाती हैं, अपराध की प्रविधि तथा मनोवृत्तियों तथा प्रेरणाओं की एक दशा। अपराधी व्यवहार अधिकतर निकट के घनिष्ठ समूहों में ही सीखा जाता है।
4. सामाजिक विधि सिद्धांत सोशियोलॉजिकल लीगल थियरी सामाजिक और कानूनी सिद्धांत का मिश्रित फल यह सिद्धांत है। आज यही सिद्धांत समाज में प्रचलित है। अपराध वही असामाजिक कार्य है जो कि कानून द्वारा वर्जित है तथा जिनके लिए दंड विधान बना हुआ है। इस सिद्धांत में 3 अरे कहना क्या चाहते हो? बातें प्रमुख हैं। अपराध पूर्ण कार्य के लिए दंड विधान होता है जिससे कि अपराधी को दंड मिलता है। अपराध वही कार्य है जो कि कानून द्वारा वर्जित है। इस वर्ग विशेष संपूर्ण समाज के लिए कानून बनाता है तथा उनको समाज पर लादता है तथा इसी के द्वारा सामाजिक कार्यों की दिशा निश्चित होती है। 5. मनोसामाजिक सिद्धांत साइको सोशल थियरी इस सिद्धांत में मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणों का मिश्रण है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी उत्कंठा दृष्टिकोण तथा इच्छा होती है। प्रायः यह देखा जाता है कि यदि व्यक्ति के सामाजिक दृष्टिकोण और इच्छा पूर्ण होने में कोई बाधा सामने आती है तो वह उसको दूसरे तरीके से पूरा करता है और यह दूसरा तरीका या रास्ता अपराध का ही रास्ता है। प्रायः यह देखा जाता है कि व्यक्ति को यदि किसी कार्य के करने से रोका जाए तो वह उसको करने का बहुत अधिक इच्छुक हो जाता है, ऐसा मनोविज्ञान बताता है। इस अवस्था में ही व्यक्ति सामाजिक बंधनों के कारण जो अनुभव करता है उसी कारण अपराध की ओर प्रवृत्त होता है। इस सिद्धांतानुसार व्यक्ति में उत्सुकता, आशा, इच्छा तथा उत्कंठा आदि के कारण सामाजिक नियमों के अवरोधन से जो प्रक्रिया होती है वही प्रेरणा की जननी होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 6. शास्त्रीय सिद्धांत क्लासिकल थियरी शास्त्रीय सिद्धांत, जिसे अपराध के कारणत्व का प्राचीन सिद्धांत माना जाता है, इंग्लैंड में विकसित हुआ। इस सिद्धांत का मुख्य आधार तात्कालिक प्रचलित मनोवैज्ञानिक विचारधारा है जिसे सुखवादी हेडनिस्टिक विचारधारा का नाम दिया जाता है। इसी सुखवादी विचारधारा को वैधानिक क्षेत्र में उपयोग करने का श्रेय बेंथम को है। प्रत्येक मनुष्य का व्यवहार सुख और दुख, आनंद और कष्ट के विचार से निर्धारित होता है। सुखवादी विचारधारा के अनुसार विभिन्न क्रियाओं के करने से व्यक्ति को आनंद या कपट की अनुभूति होती है। जिन कार्यों में उसे आनंद या सुख की प्राप्ति होती है उन्हें करने की चेष्टा करता है और जिन कार्यों में उसे कष्ट होता है उनसे बचने का प्रयास करता है। मनुष्य का व्यवहार 2 प्रकार के कार्यों से अत्यंत आनंद और कष्ट के तुलनात्मक अनुमान से निर्धारित होता है। एक विशिष्ट कार्य से प्राप्त होने वाला आनंद यदि उसके पूर्ण होने के उपरांत मिलने वाले कष्ट से अधिक है तो व्यक्ति उसे करने में संकोच नहीं करता। यदि कष्ट की संभावना उपलब्धि से अधिक होती है तो फिर व्यक्ति उस कार्य को करने से घबराता है। बेंथम के सुखवादी सिद्धांत को दंड व्यवस्था के निर्धारण में प्रयोग करने के लिए जिस विद्वान ने सलाह दी उसका नाम ब्यूकेरिया है। अपराध के कारणत्व में सुख यदि प्रमुख कारक है, अपराधी क्रिया से प्राप्त होने वाला आनंद यदि व्यक्ति को अपराध की प्रेरणा देता है तो अपराध निरोध के लिए यह आवश्यक है कि अपराध से जो सुख प्राप्त होता है उससे अधिक कष्ट देने वाले दंड की व्यवस्था प्रत्येक अपराधी व्यवहार के लिए की जाए। संक्षेप में शास्त्रीय सिद्धांत की मान्यता। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये है कि मनुष्य अपराध इसलिए करता है क्योंकि उसे उसमें आनंद मिलता है और इस अपराध के दंड स्वरूप मिलने वाला कष्ट उस आनंद की तुलना में कहीं कम होता है। सुख और दुख की यह तुलनात्मक अनुभूति अथवा आनंद और कष्ट का ये तुलनात्मक अनुमान ही वास्तव में व्यक्ति को अपराध करने की प्रेरणा देता है। 7. भौगोलिक या परिस्थितिवादी सिद्धांत ज्योग्राफिक थियरी प्रायः मानव इतिहास के प्रारंभ से ही यह विश्वास चला आ रहा है कि स्वभाव, आचरण, व्यवहार, सामाजिक संगठन, सामाजिक प्रक्रियाएं तथा समाज का ऐतिहासिक भाग्य उसके भौगोलिक पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है। विभिन्न समयों में विभिन्न विचारकों और विद्वानों ने इस मत की पुष्टि की है और इसके पक्ष में सही एवं गलत प्रमाण प्रस्तुत किया है। प्राचीन काल एवं मध्यकाल के अतिरिक्त 19वीं एवं 20वीं शताब्दियों में अनेक इतिहासकारों, दार्शनिकों, अर्थशास्त्रियों, भूगोलवेताओं, राजनीति वैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों, मानवशास्त्रियों, मानव जाति वैज्ञानिकों, प्राणिशास्त्रियों तथा चिकित्सा विज्ञान के विद्वानों ने मानव समाज के विभिन्न क्षेत्रों में भौगोलिक पर्यावरण के निर्णायक प्रभाव की ओर संकेत किया है। इस सिद्धांत की मान्यता यह है कि प्रत्येक मनुष्य कुछ प्राकृतिक परिस्थितियों और भौगोलिक दशाओं के वशीभूत होकर अपराध करता है। सामाजिक परिस्थितियां भी व्यक्ति को विशिष्ट प्रकार के कार्य करने की उत्तेजना प्रदान करती है। यही कारण है कि कुछ विशेष भौगोलिक प्रदेशों और सांस्कृतिक क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? क्षेत्रों में अपराध अधिक होते हैं। क्वेटेलेट और गुरी क्वेटेलेट एंड गैरीग ने बाल अपराधों और व्यावसायिक अपराधों के अध्ययन के पश्चात यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि परिस्थितियां मनुष्य के अपराधी व्यवहार के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक हैं। जिन भौगोलिक स्थितियों में अपराध की सफलता आसान होती है और अपराधी की पकड़ कठिन होती है वहां प्रायः अपराध अधिक होते हैं। भारतवर्ष में अधिक डाके और हत्याएं मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना और उत्तर प्रदेश के आगरा, झांसी आदि क्षेत्रों में होती हैं,
क्योंकि घने जंगल, रॉकरी घाटियां और अंधेरी पहाड़ियां अपराधियों को बचने की सुविधाएं प्रदान करती हैं। सामाजिक परिस्थितियां भी अपराधी वृत्ति का पोषण करती हैं। गंदी बस्तियों में, धार्मिक स्थलों पर होने वाले अपराधों का कारण अधिकतर वहां का सामाजिक वातावरण ही है। मॉन्टेस्क्यू का विचार है कि ध्रुवों की ओर से भूमध्य रेखा की ओर कुछ जितना अधिक बढ़ते जाते हैं उसी प्रकार अपराध भी बढ़ते जाते हैं। 8. समाजवादी सिद्धांत द सोशलिस्टिक थियरी 19वीं शताब्दी के अंत में इस विचारधारा का जन्म हुआ। कार्ल मार्क्स तथा एंजल्स को इस विचारधारा का जनक माना जाता है। आपके मतानुसार मानव अपने लिए मौलिक या जीवन रक्षक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में किसी भी सीमा या मर्यादा का उल्लंघन कर सकता है। उनके मतानुसार भौतिक उत्पादन के साधनों द्वारा राजनीति, आध्यात्मिक तथा सामाजिक प्रक्रियाओं का निर्धारक होता है। उनका मत है कि समाज की उत्पादन व्यवस्था ही अपराध के लिए उत्तरदायी है, अर्थात आर्थिक परिवर्तन के साथ साथ अपराध की वृद्धि तथा कमी होती है। उन्होंने काफी उदाहरण दिए हैं, जैसे सूखा या अकाल पड़ने पर अपराध बढ़ जाते हैं। संतोषजनक पैदावार के समय कम अपराध होते हैं। तात्पर्य यह है कि जब व्यक्तियों की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती तो यह दशा उनको अपराध करने को प्रेरित कर देती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। 9. प्रारूपवादी सिद्धांत टाइपोलॉजिकल थियरी। इस सिद्धांत के अंतर्गत 3 सिद्धांतों का समावेश होता है। ये तीनों इस धारणा पर आधारित हैं कि व्यक्तित्व के कुछ गुणों, ट्रेट्स में अपराधी गैर अपराधियों से भिन्न होते हैं। तीनों को संक्षेप में निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। इटालियन सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादक लोम्ब्रोसो तथा उसके अनुयायियों को माना जाता है। इन्होंने जैविकीय, बायोलॉजिकल कारणों तथा अपराध के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। लोम्ब्रोसो ने पागलखानों तथा जेलों में बंदियों का अध्ययन किया तथा उन बंदियों के शरीरों तथा खोपड़ियों के सूक्ष्म अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला कि अपराधी को उसके चेहरे के विभिन्न अंगों की असमानता के आधार पर सरलता से समझा जा सकता है। अपराधी जन्म से ही शारीरिक विलक्षण युक्त होता है तथा सब शारीरिक विलक्षणताएं अपराध का कारण नहीं होती, बल्कि अपराध सूचक चिन्ह होती है। इसी आधार पर लोम्ब्रोसो ने अपराधियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। इसकी कमी के कारण इसकी काफी आलोचना हुई तथा इस सिद्धांत को कोई मान्यता नहीं मिली। मानसिक दोष संबंधी सिद्धांत थियरी ऑफ मेंटल डिफिशिएंसीज। लोम्ब्रोसो के सिद्धांत के पश्चात विद्वानों ने मानसिक दोष को ही अपराध का कारण माना है। इस सिद्धांत के अनुसार अपराधी में 4 बातें होती हैं। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको। करीब करीब सभी अपराधी मानसिक दृष्टि से निर्बल, फीबल माइंडेड होते हैं। मानसिक दृष्टि से निर्बल व्यक्ति विषम परिस्थितियों में अपराध करते हैं तथा उनमें कानून समझने की क्षमता नहीं होती तथा कानूनों को भंग करने के परिणाम को नहीं समझते। यह निर्बलता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। अपराध को रोकने का एकमात्र साधन मानसिक दृष्टि से निर्बल व्यक्तियों का निवीरीकरण, स्टिलाइजेशन है। इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए कोलेमैन ने लिखा है कि यद्यपि काफी संख्या में अपराधी मानसिक दृष्टि से निर्बल होते हैं, तथापि सब नहीं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थकों के मतानुसार अपराध संवेगात्मक अव्यवस्था, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस के कारण उत्पन्न होते हैं। इस सिद्धांत को भी लोम्ब्रोसो के सिद्धांत का ही एक भाग समझा जाता है तथा फ्रॉइड का भी इस पर काफी प्रभाव पड़ा है, जिसने कि अचेतन निराशा, अनकॉन्शियस फ्रस्ट्रेशन और ऑडियस कॉम्प्लेक्स पर काफी बल दिया। तू समझा? हाँ। है। मनोविश्लेषण शास्त्र के अनुसार प्राकृतिक इच्छाओं को दबा देना अपराध का कारण है। यह दबाव रूढ़ियों या सभ्य जीवन की मांग के फलस्वरूप होता है। इस दबाव से संवेगात्मक तनाव, इमोशनल टेंशन पैदा हो जाता है तथा अपराध अवश्यंभावी हो जाते हैं। 10. समाजशास्त्रीय सिद्धांत सोशियोलॉजिकल थियरी। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक ड्यूड, मीड, कूले आदि विद्वान हैं। अन्य बातों की तरह व्यक्ति अपराध भी समाज से सीखता है। सदरलैंड के अनुसार इस सिद्धांत का सार तत्व यह है कि अपराध उन्हीं प्रतिक्रियाओं का फल है जिनसे समाज में अन्य प्रकार के सामाजिक व्यवहार उत्पन्न होते हैं। यह सब कहने का अभिप्राय यही है कि अपराध का कारण सामाजिक वातावरण है। सच तो यह है कि सांस्कृतिक संघर्ष, उथल-पुथल, बेरोजगारी, निर्धनता, स्तरीकरण, जनसंख्या का दबाव आदि ऐसी सामाजिक परिस्थितियां हैं जिनसे प्रभावित होकर व्यक्ति विभिन्न प्रकार के अपराधों की ओर प्रवृत्त होता है। यद्यपि यह सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन अपराध को पूर्ण रूप से इसके आधार पर ही नहीं समझा जा सकता है। अपराध के अन्य कारण भी हो सकते हैं। 11. मिश्रित कारण सिद्धांत मिडिल फैक्टर थियरी। आज के युग में किसी एक सिद्धांत विशेष पर विश्वास नहीं किया जाता, क्योंकि उपर्युक्त वर्णित सिद्धांतों में किसी न किसी एक बात पर अधिक बल दिया जाता है तथा आज किसी एक बात को ही किसी का कारण नहीं माना जाता, बल्कि किसी बात को घटित होने के लिए कई तत्वों का होना आवश्यक माना जाता है। जैसे आज अपराध का कारण केवल मानसिक दोष को ही नहीं माना जाता,
बल्कि आर्थिक कठिनाइयां, अनैतिक परिवार, गंदी बस्ती, गंदी संगति तथा चलचित्र आदि भी अपराध को काफी बढ़ावा देते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। प्रश्न 7। अपराधी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। अपराधी जन्मजात होते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? यदि नहीं तो क्यों? तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर, अपराधी पैदा होते हैं, क्रिमिनल्स आर बोर्न इस शीर्षक के अंतर्गत लोम्ब्रोसो के विचार देते हुए अपराध के व्यक्तिगत कारणों, शारीरिक कारण, पैतृकता, शारीरिक दोष, शारीरिक विकास एवं बीमारियां तथा मनोवैज्ञानिक कारणों, मानसिक दुर्बलता, मानसिक बीमारियां, संवेगात्मक अस्थिरता एवं संघर्ष का विवरण देते हुए यह सिद्ध करता है कि जन्मजात विशेषताओं के कारण व्यक्ति अपराधी बनता है। आलोचनात्मक मूल्यांकन, आधुनिक समय में कोई भी समाजशास्त्री अथवा अपराधशास्त्री इस मत से सहमत नहीं है कि अपराधी जन्मजात होते हैं और समाज का कोई भी प्रभाव अपराधी पर नहीं पड़ता है। आधुनिक विचारधारा उपर्युक्त विचारधारा के विपरीत है तथा इस मत का समर्थन करती है कि अपराधी बनाए जाते हैं, पैदा नहीं होते। वास्तव में निम्नलिखित पर्यावरण संबंधी कारण अपराधी व्यवहार के लिए उत्तरदायी हैं। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। 1. आर्थिक कारण, निर्धनता, बेरोजगारी, अत्यधिक समृद्धता तथा धन का लालच, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण। 2. सामाजिक सांस्कृतिक कारण, सामाजिक मनोवृत्ति और मूल्य, पारिवारिक दशाएं, बुरी संगति, प्रथाएं एवं परंपराएं, सांप्रदायिकता, चलचित्र एवं टेलीविजन, समाचार पत्र एवं अश्लील साहित्य। 3. अन्य कारण, भौगोलिक पर्यावरण, युद्ध, राजनीतिक भ्रष्टाचार, पुलिस तथा न्यायालय, मद्यपान, मूल्यांकन, अवैल्यूएशन। अपराध के पर्यावरण संबंधी कारणों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अपराधी जन्मजात नहीं होते हैं, बल्कि समाज की विभिन्न परिस्थितियां अपराधी व्यवहार के लिए उत्तरदायी होती है। यद्यपि व्यक्तिगत कारण अपराधी व्यवहार के लिए उकसाते हैं, लेकिन वे अपराध के एकमात्र कारण नहीं हो सकते हैं। वास्तव में अपराध अनेक कारणों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है। एलियट और मैरिल के अनुसार किसी संतोषजनक विश्लेषण में पृथक पृथक कारणों के योग को नहीं, बल्कि संपूर्ण से संबंधित अनेक कारणों को ध्यान में रखना होगा। मानव व्यवहार एक व्यक्ति पर पड़ने वाला समस्त शक्तियों तथा उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं का परिणाम होता है। ये चुप्पे! भांजे दुर्योधन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये मैं कैसे बता सकता हूँ मामा श्री कि आप क्या सुन रहे हैं? A few moments later. कैसा दूत? किसका दूत? परंतु इतना चिल्लाने की क्या आवश्यकता है भांजे? हम लोग कोई बहरे थोड़े ही हैं।